आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से लागू 4 नई श्रम संहिताओं पर विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आपका अनेक अनेक स्वागत है। सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार यानी 21 नवंबर से 4 नए लेबर कोड यानी श्रम संहिताएं लागू की हैं। पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातों को निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है। इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर और ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर का मौका और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना है। नए कानून से कर्मचारियों को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में अब ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। एक बड़ा कदम जो कर्मचारियों और कामगारों के वेलफेयर के लिए सरकार ने उठाया है। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक मिश्र। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। और हम साथ में अपने श्रोताओं को भी आमंत्रित करते हैं। नए श्रम संहिताओं को लेकर जो 4 संहिताएं लागू हुई हैं, रोजगार को लेकर, श्रम को लेकर, इससे संबंधित श्रोताओं आपके कोई सवाल हो, बेहिचक हमसे पूछिए। 4 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स नोट कर लें, किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए सीधे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक मिश्र हमारे साथ हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44। 011 एसटीडी कोड के साथ करें, दिल्ली के नंबर हैं। पहला नंबर 23 31 44 44, 23 310 481, 23 71 71 17 और 23 71 71 06। ये 4 नंबर हैं। सबसे आसानी से आपको याद हो सकता है 23 31 44 44। जरूर फोन करें, सवाल पूछें। जो 4 नई श्रम संहिताएं लागू हुई हैं उनके बारे में हम बता दें। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। आलोक जी, पहला सवाल आपसे। बहुत फायदा ये पहुंचाने वाला है नई संहिताएं जो हैं, श्रम संहिताएं, और बड़े पेचीदे पुराने 100 साल 75 साल पुराने कानूनों को बदलकर सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये ईज की तरफ है और शायद विकसित भारत 2047 की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। देखिए, सरकार ने 2-3 मुद्दों पर बहुत ध्यान रखा है कि एक तो वर्कर का वेलफेयर, लेबर वेलफेयर जो है, क्योंकि श्रमेव जयते जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और दूसरा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो व्यापार भी बढ़े लेकिन लोगों को अच्छा वेतन मिले, सुरक्षित एटमॉस्फेयर में वो लोग काम करें। तो ये सभी का ध्यान रखा गया है इन 4 श्रम संहिताओं में। और आपसे बातचीत को अभी जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ बिहार बेगूसराय से जुड़ चुकी हैं आरती। आरती, बहुत बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी सर, धन्यवाद। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही इक्वल वर्क और इक्वल पे पहले से ही इसमें शामिल था, लेकिन इस लॉ ऑफ में क्या ऐसा जरूरी पड़ गया जो इसे फिर से शामिल किया गया है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इक्वल पे इक्वल वर्क पहले भी था, लेकिन कई बार क्या होता था कि जो वेज के, जो सैलरी के कंपोनेंट्स क्लियर नहीं होते थे कि क्या क्या इंक्लूड, इसको क्या है इक्वल। बेसिक पे सिर्फ इक्वल है, बेसिक पे प्लस डीए इक्वल है, बेसिक पे प्लस कौन से अलाउंसेज इसमें मिलाए जाएंगे, एचआरए मिलाया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलाया जाएगा। तो इस बार इस संहिता में जो भी कंपोनेंट्स हैं जिसको बराबरी के लिए हम लोग देखेंगे, उसको बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया है। पहले ये नहीं था। अगले कॉलर मुंबई से जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र, राकेश कुमार जैन। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में। क्या सवाल है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है ग्रेच्युटी से जुड़ा हुआ।
कि 1 साल में अभी ग्रेच्युटी मिलेगा जैसा कि बताया गया। सो ये जो अवधि है, जिन्होंने 1 साल की सर्विस पूरी कर ली सपोज 21 नवंबर को, उनको ये एप्लीकेबिलिटी होगी या अब से जो 1 साल कंप्लीट करेंगे उनके लिए एप्लीकेबिलिटी होगी? ओके, ये बात मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो 1 साल की प्रोपोर्शनेट ग्रेच्युटी है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एक फिक्स टर्म के लिए एम्प्लॉय होंगे एम्प्लॉयर के द्वारा, और उनका 1 साल 2 साल 3 साल जितने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो एक बार ग्रेच्युटी के रूल्स आ जाएंगे उसके बाद शुरू होगा। प्रवीण हैं हमारे साथ जुड़े हुए ग्रेटर नोएडा से। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो नए लॉ है, ये आप अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को कम कर लें जहां भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज इको हो रही है। जी प्रवीण जी। हेलो जी, अब पूछें प्लीज। मैं कह रहा हूँ, ये जो न्यू रूल्स आए हैं, ये लेबर क्लास के लिए रहेंगे या जो कॉर्पोरेट के अंदर एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी रहेंगे? देखिए, ये सभी के लिए रहेंगे, चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, चाहे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, सभी के लिए ये रूल हैं। जब जैसे से एम्प्लॉयज के लिए हम बात करते हैं मिनिमम वेज, जो मिनिमम वेज पहले कुछ ही एम्प्लॉयमेंट्स के लिए हुआ करता था, अब सभी के लिए है, सभी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वर्कर सभी के लिए है। टाइमली पेमेंट वो भी सभी के लिए है। कितना ना अलाउंस मिलेगा, कितना बेसिक मिलेगा, वो भी सभी एम्प्लॉयज के लिए। तो लेबर के लिए, एम्प्लॉयज के लिए सभी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्कर में इस कोड में। बिल्कुल। आलोक जी, आपकी इजाजत हो तो सतीश जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाने से पहले हम एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें कि सरकार ने 21 नवंबर से 4 नई श्रम संहिताएं लागू की हैं और इनका बड़ा लाभ मिलने वाला है सारे, न सिर्फ श्रमिकों को, कर्मचारियों को भी और कामगारों को भी। इसलिए इसमें कहीं कोई आप कंफ्यूज ना हो, कहीं किसी डाउट में न रहें कि किसी खास वर्ग के लिए है। जो भी कर्मचारी है सबके लिए है। और क्या बड़े लाभ होने वाले हैं ये मैं एक बार बताना चाहूंगा। सभी मजदूरों को, कर्मचारियों को समय से और न्यूनतम वेतन की गारंटी अब मिलेगी। कई बार आलोक जी हमने देखा था कि लोग को काम करने लगते हैं लेकिन एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं देता है। अब युवाओं को जॉब लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी, मैंडेटरी हो गया है। बिल्कुल। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और सम्मान मिलेगा। कई सेक्टर ऐसे थे पहले जहां महिलाओं को कम पैसे मिलते थे। हाँ। साथ ही देश के 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, और जिस देश में सोशल सिक्योरिटी होती है सबके लिए, वो देश जल्दी आर्थिक विकास और विकसित होने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ता है। फिक्स टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी, अभी आपने इसको एक्सप्लेन किया। 40 प्लस यानी 40 वर्ष से जो ज्यादा के कर्मचारी हैं, हर कर्मचारी की साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप किया जाएगा। ओवर टाइम करने पर अब दोगुना वेतन मिलेगा और खतरनाक उद्योगों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामाजिक न्याय की गारंटी होगी। पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा गिग वर्कर्स को भी मिलेगा। हम थोड़ी देर में आलोक जी से गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सतीश जी फिलहाल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आपका इंतजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल क्या है पूछ लें सतीश जी। हाँ जी, हेलो जी, आप सवाल पूछ लें। सर, मेरा सवाल ये है, मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ दिल्ली में जी। तो ये जो कोठी वाले जो प्राइवेट हैं वो ड्राइवरों को कुछ देते नहीं है कोई फंड बोनस वगैरह, और जो है इतना चिटर होते हैं, ओवर टाइम में भी देने में, उनको छुट्टी देने में भी जो है आनाकानी करते हैं। कानून का कोई उनको डर नहीं होता। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सतीश जी। हमारे एक्सपर्ट जो संयुक्त सचिव हैं वो जवाब देंगे। ये देखिए, जो ड्राइवर्स हैं या जिनको लोग घरों में काम के लिए रख लेते हैं, डोमेस्टिक हेल्प के लिए रख लेते हैं, या जो कुछ डिलीवरी वाले एजेंट्स होते हैं, इनसे बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं कि उनकी क्या सिक्योरिटी है। देखिए, यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एम्प्लॉयड हैं, किसी भी घर पर आते हैं या कहीं पर आते हैं, तो आपके लिए ये सभी प्रावधान हैं।
लेकिन यदि आप घर पर किसी एक के साथ ही काम कर रहे हैं और वो 5 लोगों से कम लोग हैं वहां पर, तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि फिर उसमें क्या हो जाएगा कि हर इंडिविजुअल घर के लिए ये मैनेज करना है कि कितना पैसा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, कंप्लायंस रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जहां भी आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड हैं, सभी आपको गारंटीज मिलेंगी, लेकिन यदि आप इंडिविजुअल किसी ने एम्प्लॉय किया है तो ये गारंटी आपको नहीं। और देखिए, आलोक जी का सवाल बड़ा जवाब बहुत मुफीद है, क्योंकि 140 करोड़ के देश में हर कोई कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर भी है। जैसे हमने किसी ड्राइवर को एम्प्लॉय किया, अब ड्राइवर साहब अपने घर को अगर देखें तो उन्होंने भी घर की सफाई के लिए किसी को एम्प्लॉय किया हुआ है। तो आप जो बता रहे थे आलोक जी कि 5 से कम है, तो ये 5 का फिगर क्या है अगर कोई सीधे जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए? देखिए डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है या डोमेस्टिक एम्प्लॉयज हैं या फिर जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट पे होते हैं, तो 5 से यदि कम है तो ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन यदि 5 से ज्यादा हैं तो डोमेस्टिक केस में भी ये कानून लागू होगा, क्योंकि फिर वो इंडिविजुअल उस पर आ जाता है। इंडिविजुअल आपने हमें एंगेज किया, हमने आपको एंगेज किया, तो उसमें सरकार के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि यदि हम किसी को कम वेतन दे रहे हैं, किसी को अच्छी सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति आज जो बिल्कुल फ्री है किसी और के पास जाकर काम कर सकता है, जहां उसे अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छी सेफ्टी है, अच्छी सैलरी है। तो वो फ्रीडम एक हो गया, क्योंकि अब ये जो चीजें सिर्फ फॉर्मल वर्कर्स के लिए नहीं, ऑर्गेनाइज वर्कर के लिए नहीं, अनऑर्गेनाइज वर्कर का जो बहुत बड़ा तबका जिसकी आपने बात की 40 करोड़ से ज्यादा का तबका, वो सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो हम लोग इंडिविजुअली भी एंगेज करते हैं, तो उनको भी इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ काम कर रहा है वो कहीं और जाकर काम कर सकता है, जहां उसे अच्छा वेतन, अच्छी सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल, तो ये पॉइंट अभी सभी श्रोता जो हैं जरूर नोट कर लें। नवी मुंबई से सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में, जिसमें हम नए श्रम संहिताओं, लेबर कोड्स पे बात कर रहे हैं, जो कामगारों के लिए बहुत ही उनके वेलफेयर करने वाला है। जी, सवाल। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सागर आइवड़े बोल रहा हूँ, नई मुंबई से। जी सर, मेरा सवाल है कि ये जो 4 लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्या वो एनजीओ पे एप्लीकेबल है सर? क्या सॉरी, दोबारा पूछें। जो लेबर लॉज अभी लागू हुए हैं, हाँ, क्या वो एनजीओ पे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है? सब पर है एनजीओ पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ चीजें जैसे एनजीओ के लिए नहीं होंगी, जैसे बोनस है, क्योंकि देखिए एनजीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो बोनस है तो एनजीओ के लिए शायद एप्लीकेबल नहीं होगा। और बोनस कुछ और चीजों के लिए भी, जैसे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, तो कुछ और इंस्टीट्यूट जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है उस पर बोनस नहीं होगा, लेकिन और जो सभी सुविधाएं हैं वो लागू होंगी। अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र नोएडा से। क्या सवाल है सुरेंद्र जी आपका? जी सर, नमस्कार। नमस्ते। हेलो जी, सवाल पूछ लें सुरेंद्र जी। सर मैं ड्राई क्लीनिंग लाइन में काम करता हूँ 15-16 साल से, और हर ड्राई क्लीन में अगर देखा जाए दिल्ली एनसीआर में तो 50-100 वर्कर काम करते हैं, लेकिन किसी ड्राई क्लीनिंग लाइन में पीएफएसआई की सुविधा नहीं मिलती है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है? नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर उसमें नहीं चलती है, ऐसे जो है कि डायरेक्ट जो है कि ये होता है, अपॉइंट वगैरह कुछ नहीं होती है। ठीक जी, ठीक है। तो पहली बात तो होगी कि अब से यदि आप किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जिससे 10 से ज्यादा लोग हैं, और आपने कहा काफी लोग हैं जिस एस्टैब्लिशमेंट में आप काम करते हैं, तो उनको ये सुविधा, पहली बात तो अपॉइंटमेंट लेटर देना ना अनिवार्य होगा। दूसरी बात, यदि उस ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा लोग हैं तो ईपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन, ईपीएफ का मेंबर उस एम्प्लॉयर को होना पड़ेगा। तीसरी सबसे मुख्य बात है, अभी तक क्या होता था कि ईएसआईसी की जो सुविधा है वो 10 से ज्यादा ही जिस एस्टैब्लिशमेंट में काम करते थे उनको ही ईएसआईसी की सुविधा मिलती थी।
अब यदि 10 से कम है तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन ईएसआईसी की सुविधा प्राप्त कर सकता है। और यदि आप किसी हैजार्डस प्रोसेस वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो यदि एक भी व्यक्ति है तो उसको ईएसआईसी की सुविधा मिलेगी। तो यदि आप 10 से ज्यादा वाले में कर रहे हैं तो आपको ईएसआईसी की सुविधा मिलेगी। 10 से कम भी है यदि, तो भी आपका एम्प्लॉयर ईएसआईसी की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अगले कॉलर होंगे के शुक्ला महाराष्ट्र से। शुक्ला जी, कहां से आप बोल रहे हैं? महाराष्ट्र के किस भाग से? नवी मुंबई से। नवी मुंबई से। सवाल पूछ लें आप जी। अभी ड्यूटी का मिनिमम टाइम कितना होगा और ओवर टाइम का क्या कैसे रूल बना है अभी? ठीक है, देखिए ड्यूटी का टाइम आप 48 घंटे सप्ताह में फिक्स हैं। 48 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, और यदि ज्यादा होता है 48 घंटे से सप्ताह में तो आपको ओवर टाइम डबल रेट पर देना पड़ेगा। वेज जो है आपका बेसिक प्लस डीए है, उसके डबल रेट पर आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। और 48 घंटे का फिक्स है। 48 घंटे से ज्यादा सप्ताह में काम नहीं कराएंगे। यदि कराते हैं तो आपकी मंजूरी लेनी होगी, आपकी कंसेंट लेनी होगी, और तभी वो ज्यादा काम करा सकते हैं, और उसके लिए भी दुगना वेतन देना होगा। तो ये श्रमिकों, रोजगार वालों के लिए और कामगारों के लिए कितना बड़ा कदम है सरकार का उनके कल्याण के लिए। बिल्कुल, कितनी स्पष्टता है कि अगर कोई 12-12 घंटे 4 दिन काम करे तो उसका हफ्ता पूरा हो गया। और उसके बाद अगर वो काम करता है तो उसे अगर 100 रुपए मिलते हैं उदाहरण के लिए, तो 200 रुपए देने पड़ेंगे बेसिक प्लस डीए का। बेसिक प्लस डीए का जी। तो ये कुल मिलाकर हम समझें कि श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका दिया है सरकार ने, जो विकसित भारत की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसे समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है, ना सिर्फ कर्मचारियों, कामगारों को, बल्कि एम्प्लॉयर्स को भी। बिल्कुल। अगले कॉलर होंगे अजय, हरियाणा से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है अजय जी? लग रहा है कि अजय। हाँ जी, नमस्कार जी, अजय कुमार बोल रहा हूँ। जी अजय कुमार जी बोलें। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इंस्टीट्यूट, जैसे सीए इंस्टीट्यूट है, सीएस इंस्टीट्यूट है, इन्होंने 5-5 हजार रुपये स्टाइफंड हुआ है, इसके रिगार्डिंग भी कोई आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है इसमें? देखिए, अभी तक क्या होता था, जो मिनिमम वेज है वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट पर लगता था। मतलब कुछ एम्प्लॉयमेंट्स हम लोगों ने निश्चित कर रखे थे, और स्टेट के दूसरे एम्प्लॉयमेंट्स, स्टेट ने दूसरे एम्प्लॉयमेंट्स निश्चित कर रखे थे, और उस एरिया में ही मिनिमम वेज लगता था। अब जो कोड ऑन वेजेस आया है, तो उसमें सभी एम्प्लॉयमेंट्स, चाहे वो सीए को हो, सीएस का हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो, सबका मिनिमम वेज निर्धारित हो। मिनिमम वेज के नीचे कोई एम्प्लॉयर आपको पैसा नहीं दे सकता। बिल्कुल। निर्मल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह कि जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में गेस्ट टीचर रखे हुए हैं और जो आंगनबाड़ी के वर्कर हैं, क्या उनके ऊपर भी ये नए नियम कानून लागू होंगे? देखिए, जो गेस्ट वर्कर्स हैं उन पर यस लागू होगा, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर अभी आंगनवाड़ी वर्कर की कैटेगरी में उनको ऑनरेरियम मिलता है, तो आंगनवाड़ी वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इसलिए ये चीजें अभी भी कोर्ट में हैं, न्यायिक की प्रक्रिया में हैं। तो जैसा भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा, उसके हिसाब से आंगनवाड़ी वर्कर के भी बारे में सोचा जाएगा। आलोक जी, अगले कॉलर के पास चलें। इससे पहले बहुत सारे हमारे गिग वर्कर्स के भी बहुत सारे सवाल हैं। तो पहले तो हम अपनी श्रोताओं की जानकारी के लिए ये बताएं कि ये गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म श्रमिक क्या होते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया है। इससे पहले कभी किसी सरकार ने इन्हें परिभाषित नहीं किया, और एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% तक योगदान करना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भुगतान की गई देय राशि के 5% तक सीमित रहेगा। तो ये एक बड़ा फैसला है सरकार का। देखिए, गिग वर्कर, यदि आज हम देखते हैं कि यदि कई लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन उसमें एक डिफाइंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे यदि हम
कोई भी प्लेटफॉर्म देखें, कोई भी प्लेटफॉर्म देखें, तो उसमें बंदे को काम मिलता है, उस हिसाब से अपना काम करता है, जितना काम उसे चाहिए हो उतना ले लेता है। तो एक एम्प्लॉयर उसका एक वो नियमित उसका कोई कार्य कर, वो जितना कार्य करना चाहे उतना कार्य करता है। तो वो गिग वर्कर उस श्रेणी में आते हैं जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कोई एक डेफिनेट रिलेशन नहीं है। और यदि यही गिग वर्कर प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे जोमेटो, स्विगी है, इन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं तो उसे प्लेटफॉर्म वर्कर कहते हैं। अब इसको अभी तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया था, क्योंकि ये चीजें अभी ही हुई हैं, गिग इकोनॉमी अभी आई हुई है, पिछले ही कुछ वर्षों में बिल्कुल। तो जब इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया था तो उनकी सामाजिक सुरक्षा भी निश्चित नहीं हो पाती थी। अब सरकार ने कहा है कि इनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक फंड बनेगा, सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा। इसमें भी कौन कौन क्या पैसे देगा, एग्रीगेटर को कितना पैसा देना पड़ेगा, CSR इंस्टीट्यूशंस भी दे सकते हैं। तो जब ये फंड आ जाएगा और उस फंड से सभी सुविधाएं दी जाएंगी, सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। और देखिए हम कितनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 5वीं 4थी अर्थव्यवस्था पर हैं अभी हम पूरी दुनिया में, जल्दी ही तीसरी हो जाएंगे, और जल्दी ही तीसरी हो जाएंगे। और ये गिग वर्क की जो इकोनॉमी होगी उनको तो सामाजिक सुरक्षा मिलेगी ही। जब ये इकोनॉमी, मेन इकोनॉमी से इसको जोड़ा जाएगा तो सोचिए कि हमारा जो पिक्चर है वो और कितना आगे विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। अजय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रेटर नोएडा से हैं, यूपी से। क्या सवाल है आपका अजय जी? सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा 2 सवाल था। एक तो ये, जैसे अभी आपने कहा कि सबको डबल द रेट ऑफ वेजेस मिलेंगे इन केस ऑफ ओवर टाइम, तो ये सर प्रोविजन तो ऑलरेडी पहले से था, तो अभी क्या कुछ खास इसमें चेंज हुआ है? एक तो ये। दूसरा, ये जो मिनिमम वेजेस वाला मैटर है, तो मिनिमम वेजेस हर स्टेट अपना अपना डिक्लेयर करती है हर 6 महीने पे, तो क्या ये अभी सभी स्टेट का सेम हो जाएगा या वैसे ही रहेगा या इसमें कुछ चेंज है? देखिए, ओके, तो पहले मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं कि देखिए अभी तक मिनिमम वेज क्या होता था, कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए होता था और उसमें सभी ने अपनी एक सूची बना रखी थी। केंद्र ने अपनी सूची बना रखी थी और दूसरी स्टेट ने अपनी सूची बना रखी थी। उसी ही सूची के लोगों को मिनिमम वेज दिया जाता था। तो उसमें लगभग 30% ही, यदि टोटल वर्कर्स की संख्या देखें तो लगभग 30% ही कवर हो पाते थे। अब सबको देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यदि हम लोग खुद ही देखें कि जो वेतन शायद आज आपको दिल्ली में एक ठीक लाइफ के लिए चाहिए हो, वो शायद आपको एक छोटे टायर 2 टाउन में नहीं चाहिए होगा, शायद भोपाल में कम चाहिए होगा या फिर सूरत में थोड़ा सा कम चाहिए होगा। तो हर जगह ये सभी परिस्थितियों को देखकर मिनिमम वेज तय किया जाएगा और वो 4 कैटेगरीज में होगा, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। और डिफरेंट एरियाज के लिए, यदि आप मेट्रो में हैं तो दूसरा होगा, यदि आप सिटी में हैं दूसरा होगा, और यदि आप रूरल एरियाज में हैं तो दूसरा होगा। तो इस तरह से ये मिनिमम वेज सभी लोगों के लिए, सभी वर्कर्स के लिए निश्चित किया जाएगा। कई हमारे श्रोताओं के सवाल हैं और कई लोग ऐसे भी देश में जानना चाह रहे हैं कि आखिर अचानक ये 4 नए जो श्रम कानूनों को हटाकर ये संहिताएं लाई गई हैं, क्या इनकी जरूरत पड़ी? कई सवाल ये भी आ रहे हैं कि ये नियम तो पहले से ही था, अभी क्या जरूरत पड़ी? श्रोताओं जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको अभी यहां समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल ये संहिताएं क्या हैं और इनकी क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि गाड़ी के पहिए जब चलते हैं तो चारों एक साथ चलते हैं, ऐसा नहीं होता कि 2 पहिया आगे चले और 1 पहिया पीछे चले। दरअसल देश के कई श्रम कानून आजादी से पहले और आजादी के बाद के शुरुआती दौर के बने हुए थे। आप एक तरीके से समझें, जिस कानून के तहत आप काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, ये 1930 से 1950 के बीच में बनाए गए थे। उस समय की अर्थव्यवस्था और उस समय का जो काम था बहुत अलग किस्म का था पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए भी। जहां बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अधिकतर देशों ने हाल के दशकों में अपने श्रम नियमन और अद्यतन और मजबूत किए हैं। मतलब समझिए कि जो बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया है, उसे आसान बनाया है, श्रमिकों के हित वाला बनाया है। वहीं भारत अभी तक 75 साल हो गए आजादी के, वही पुराने घिसे पिटे बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले वाले 29 केंद्रीय श्रम कानूनों में काम कर रहा था। ये बिखरे हुए थे, मुश्किल भरे थे, आपको समझ में नहीं आते थे, आम लोगों की समझ से परे थे और पुराने नियमों के तहत काम
हम कर रहे थे। ये नियम बाधा उत्पन्न करने वाले थे, लेकिन ये फ्रेमवर्क बदलती इकोनॉमी, सच्चाई और रोजगार के बदलते तरीकों के साथ तालमेल अब बिठा पाएंगे। इन 4 नई संहिताओं के साथ अनिश्चितताएं कम होंगी। मजदूरों और इंडस्ट्री दोनों के लिए नियमों का पालन करना अब बेहद जरूरी है और इसका सिर्फ लाभ ही लाभ है। इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि एक कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सूरज लाल। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछ लें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम ये आपसे पूछ रहे थे जी कि क्या कहते हैं, ये जो आपका कानून लागू हुआ है, ये इलेक्ट्रिशियनों के ऊपर भी है या वैसे ही? ये इलेक्ट्रिशियन के भी ऊपर होगा, लेकिन आप किसी संस्था के साथ जुड़े होना चाहिए। आप शायद किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप पर भी लागू होगा, तो फिर आपके एम्प्लॉयर पर भी लागू होगा। अगर आप किसी सोसाइटी में वहां के RWA के साथ वहां के एम्प्लॉय हैं, जहां 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ये सारे नियम आप पर लागू होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं कि आपको किसी ने फोन किया और वहां आप चले गए, उनकी बिजली बत्ती ठीक कर दी, तो वो संभव नहीं है सरकार के लिए कि हर व्यक्ति और हर एम्प्लॉयर के लिए 140 करोड़ की देश में। तो ये बेहतर होगा कि किसी न किसी एम्प्लॉयर के साथ, किसी न किसी संस्था के साथ, किसी न किसी एग्रीगेटर के साथ आप जरूर जुड़ के काम करें और जो सुविधाएं सरकार दे रही है उनका लाभ लें। अक्षय द्विवेदी अगले कॉलर हैं दिल्ली से। द्विवेदी जी, स्वागत आपका। सवाल पूछ लें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं अपनी कंपनी रन करता हूँ और मैकेनिकल काम है, तो उसमें थोड़ा हेल्थ का भी मतलब हैजार्ड का भी इशू रहता है। और वर्कर्स को जो आपका ESI की जो लिमिट है वो 20,000 रुपए तक की सैलरी की है। जाहिर बात है महंगाई बढ़ रही है, 20,000 रुपए कम पड़ जाते हैं, तो सैलरीज भी बढ़ रही है। तो ये लिमिट क्या इसमें रिवाइज की गई है या ये वही लिमिट है? देखिए कि ये सरकार की प्रतिबद्धता है कि ये लिमिट जो समय के अनुसार, जैसा आपने कहा है कि सैलरी बढ़ रही है, मिनिमम वेजेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार इसकी तरफ भी प्रयासरत है कि ये लिमिट को, चाहे EPF की लिमिट हो, चाहे ESIC की लिमिट हो, चाहे बोनस की लिमिट हो, इन सभी पर काम कर रही है सरकार। एक व्हाट्सएप पर हमारे पास मैसेज आया है और सवाल है सौरभ का दिल्ली से। ये पूछ रहे हैं आलोक जी कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और उससे जुड़े स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को नई श्रम संहिता से क्या लाभ मिलेगा? देखिए कि सरकार के जो भी जहां भी यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल है एम्प्लॉय हैं, तो आपको सभी सुविधाओं का फायदा मिलेगा, चाहे मिनिमम वेज हो, चाहे बोनस हो, सभी का आपको फायदा मिलेगा। हाँ, यदि कुछ जैसे बोनस हुआ, जैसे आप यदि हेल्थ इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल के साथ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, जैसे से एजुकेशन के साथ हैं, स्कूल के साथ हैं या यूनिवर्सिटी के साथ हैं, तो शायद इनमें कुछ सुविधाएं ना मिले, मिनिमम वेज तब भी मिलेगा, लेकिन शायद बोनस ना मिले, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन और सभी सुविधाएं इनको मुहैया कराना होगा। बिल्कुल। सोनू का भी सवाल व्हाट्सएप पर आया है। वो लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू है और मेरा सवाल है कि मंत्रालय में आउटसोर्सिंग के थ्रू जो कार्यरत हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। और ये कई लोगों के आलोक जी सवाल है, क्योंकि जो आउटसोर्स से आते हैं इनकी शिकायतें भी हैं कि वो जितना कमिट करते हैं उससे कम पैसा देते हैं। देखिए क्योंकि आउटसोर्सिंग में 2 तरह से हो सकते हैं। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं तो आपको सभी जो मिनिमम वेतन है, बोनस है, सब सुविधाएं मिलेंगी। यदि आप किसी भी मंत्रालय में डायरेक्टली उनके द्वारा नौकरी पर लगाए गए हैं, जैसे YPs यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, तो उनको भी वो FTE की कैटेगरी में आ जाएंगे, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, और उनको भी वही सभी सुविधाएं जो मुहैया होगी, और साथ में 1 साल के बाद द प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बोनस भी मिलेगा। अगले कॉलर ईश्वर दयाल दिल्ली से जुड़ चुके हैं। ईश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या सवाल है आपका? हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते जी। सवाल पूछ लें। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है कि मैं कंट्रैक्ट में नौकरी करते हुए सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता हूँ, 34 साल हो गए जी, और इस वक्त मेरी 60+ उम्र भी हो गई है। मैं अभी फिलहाल 4-6 महीने से एक आर्मी का ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू में, लेकिन हमें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही सर।
देखिए, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप मिनिमम वेज आप पर लागू होगा, और जो भी सुविधाएं जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल पर है तो फिर यदि 2 साल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपको बोनस भी दिया जाएगा। तो ये सभी सुविधाएं आपको मुहैया होनी चाहिए। बिल्कुल। करुणा पटना बिहार से जुड़ी हुई हैं। करुणा जी, स्वागत। आपका क्या सवाल है? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लेबर लॉ के तहत वुमेन एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होगी? वुमेन एम्प्लॉय को बिल्कुल। देखिए विमेन के लिए बहुत सुविधाएं दी गई हैं, क्योंकि सरकार बिल्कुल प्रयासरत है कि विमेन का वर्क फोर्स में हिस्सा कैसे बढ़ाया जाए। और उसके लिए सबसे पहले तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यदि देखें तो पहला वो है, और उसमें सरकार ने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि कौन कौन से कंपोनेंट मिलाकर आपकी पे इक्वल होनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। दूसरा है कि अभी तक क्या कहा जाता था कि विमेन कुछ एम्प्लॉयमेंट्स में कर नहीं सकती हैं, काम नहीं कर सकती हैं, रात को काम नहीं कर सकती हैं। तो अब सरकार ने यह कर दिया है कि विमेन हर एम्प्लॉयमेंट में काम कर सकती हैं, और यदि रात को भी काम करना चाहें उनकी कंसेंट के बेसिस पर कि उनकी स्वीकृति के बेसिस पर, प्लस कि जब उन्हें सभी सेफ्टी कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं तो वो रात में भी काम कर सकती हैं। तो विमेन अब हर जगह काम कर सकती हैं, हर ऑक्यूपेशन में काम कर सकती हैं, रात में भी काम कर सकती हैं, उनकी कंसेंट लेकर, और उनको सभी सुरक्षा के जी। संजय यादव गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत आपका। जल्दी से सवाल पूछ लें। सर, मैं ये जानकारी चाहूंगा कि हम लोगों का जैसे पहले मॉल में ड्यूटी रहता है तो लंबा टाइमिंग ड्यूटी रहता है, तो क्या वही टाइमिंग रहेगा या जो मिनिमम टाइमिंग जो अभी निकाला गया है उसी टाइम में ड्यूटी करना पड़ेगा? देखिए, आपको जवाब सीधे श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक मिश्र जी दे रहे हैं। सीधे आप सुन रहे हैं फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, और वो पहले ही कह चुके हैं कि 48 घंटे से ज्यादा आपसे कोई काम नहीं करा सकता है बिना आपकी अनुमति की। एक बार फिर आप इसको रिपीट। जी हाँ, देखिए, सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकता है, और यदि ज्यादा काम कराता है तो आपकी कंसेंट लेनी होगी, आपकी स्वीकृति लेनी होगी, और उसी पर डबल आपको वेज पर ओवर टाइम भी देना होगा। उसके बिना ये नहीं हो सकता। शंभू प्रसाद जी, अगले कॉलर। जी, सवाल पूछ लें आप। शंभू जी अभी हमसे जुड़े हुए थे लेकिन इनका फोन कट गया है। तो अब आलोक जी, हमारा ये कहना है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े, आज से 50 साल पहले क्या 30 साल पहले देखें तो स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स इस तरीके के नहीं थे, मोबाइल फोन आ रहे थे, तो तमाम चीजों में हम आगे बढ़ गए। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने लगे, बिल्कुल। अच्छी कारें, अच्छे एयरपोर्ट, अच्छी सड़कें, अच्छे फ्लाईओवर्स, सब कुछ इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन कहीं ना कहीं हम कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं इस चीज को लेके कि जो पुरानी चीजें चल रही वहां भी बदलाव की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी सरकार ने इस पर ध्यान दिया कि जो 75 साल से कानून चलते आ रहे थे वो आज के लिए फिट नहीं है, इसलिए श्रम संहिताएं नहीं लाई गई। बिल्कुल, आप इसकी जटिलता इसी तरह से मान सकते हैं कि पहले लगभग 1450 रूल्स थे जिनको हमने 350 रूल्स कर दिया है। रजिस्ट्रेशन 8 रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी, 4 लाइसेंस की जरूरत होती थी, 31 रिटर्न फाइल करने होते थे। अब सब एक हो गया है, सिंगल रिटर्न आपको फाइल करना है, सिंगल लाइसेंस होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। तो इससे व्यापार को बहुत सुविधा मिलेगी, तो व्यापार आगे बढ़ेगा, लोगों को अच्छी नौकरियां देगा, लोगों को सेफ नौकरियां देगा। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि नेशनल OSH ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जिससे सुरक्षा पूरी मुहैया हो सके। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अब रोजगार पत्र यानी एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाएगा। बिल्कुल। पहले ऐसे हजारों लाखों लोग थे जो काम तो कर रहे थे लेकिन उनके पास अगली नौकरी के लिए दिखाने के लिए हाथ में कुछ नहीं होता था। एम्प्लॉयमेंट लेटर न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा बल्कि उन्हें अगली नौकरी के लिए बहुत प्रोत्साहित भी करेगा, दूसरा सम्मान देगा उन्हें। बिल्कुल। तो आज के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में इतना ही। श्रम कानूनों या नई श्रम संहिताओं पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ थे संयुक्त सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय के आलोक मिश्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से लागू 4 नई श्रम संहिताओं पर विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे थे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव
आलोक मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।